हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर फिनिश हो चुका है और आई होप कि आपने उसमें से अच्छे से रीड किया होगा। उसके मैंने 4 पार्ट बनाकर डाले हैं और जिसमें से 150 प्लस क्वेश्चंस हमने कंप्लीट किए हैं। अब जो नया चैप्टर मैं लेकर आया हूँ वो है सेल। तो सेल के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये जिनके पूछे जाने के चांस हैं वो सारे के सारे मैंने इंक्लूड किए हुए हैं। मैं पार्ट वाइज वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप प्लीज़ वीडियोज़ को अच्छे से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियोस को लाइक करेंगे। तो जो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हु कॉइन्ड द टर्म सेल? किसने सेल को सेल नाम दिया? तो सेल को जो सेल नाम दिया था वो दिया था रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने सेल को सेल नाम दिया था। एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अपोज्ड द आइडिया द सेल इज़ एन एम्प्टी स्पेस बाउंडेड बाय थिक वॉल? पहले ये थ्योरी दी गई थी कि सेल इज़ नथिंग बट इट इज़ एन एम्प्टी स्पेस, और जिसको बाउंड करती है एक थिक सेल वॉल। और इस चीज़ को अपोज किया था, निगलेक्ट किया था, रिजेक्ट किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था कि सेल ये सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं एक सेल के अंदर, और उसको एक थिक वॉल जो है वो सराउंड करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड and thus hypothesized that new cells are formed from previously existing living cells? सबसे पहले ये हाइपोथेसिस किसने दी और किसने ये बताया कि जितने भी नए सेल बनते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं? मतलब जो भी नया सेल बनेगा वो पुराने सेल्स में से ही बनेगा। और ये जो थ्योरी है, ये जो हाइपोथेसिस थी, ये दी गई थी रुडोल्फ वर्चो द्वारा। रुडोल्फ वर्चो ने बताया था कि जितने भी नए सेल बनते हैं वो पुराने सेल्स में से ही बनते हैं। My next question is, magnifying power of electron microscope as compared to eye is? जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, नॉर्मल माइक्रोस्कोप होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, पर जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू आवर आई। हमारी आंखें जितना देख सकती हैं, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो उससे कितने हज़ार गुना या कितने लाख गुना ज़्यादा देख सकता है। तो उसके बारे में ये है। तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो एक आंख से कितने गुना ज़्यादा देख सकता है? तो इसका राइट आंसर है 2,50,000 टाइम्स। हमारी आंख से भी 2.5 लाख गुना ज़्यादा एक मैग्नीफाइंग पावर होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन सेल फ्रैक्शनेशन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ सेल इंक्लूडिंग इट्स ऑर्गेनेलीज कैन बी आइसोलेटेड इन डिफरेंट लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन। मतलब जब हमें किसी सेल में से उसकी ऑर्गेनेलीज को सेपरेट करना हो, आइसोलेट करना हो, तो उस चीज़ के लिए क्या शर्तें रहेंगी, क्या चीज़ें रहेंगी, क्या चीज़ होनी चाहिए जो उसके ऊपर डिपेंड करती है? हमारे पास ऑप्शंस हैं, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक साइज़ एंड वेट। जी, उसका साइज़ और वेट जो है वो बहुत मैटर करता है इस चीज़ के लिए, उसके ऑर्गेनेलीज को सेपरेट करने के लिए। ऑप्शन बी इज़ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मीडियम लाइक इट्स डेंसिटी। बिल्कुल, उसकी डेंसिटी कितनी है उसकी, या वो थिन वॉल है या डेंस वॉल है, थिक वॉल है, उसके ऊपर भी वो चीज़ डिपेंड करती है। सी है, देयर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक देयर चार्जेस। नहीं, ये चीज़ डिपेंड नहीं करती है। इसका राइट ऑप्शन होगा बोथ ए एंड बी, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड मीडियम लाइक देयर डेंसिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन्स इन सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स का कितना परसेंटेज रहता है? ये क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस हुआ है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको जाके देखिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स वाले चैप्टर में। तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन का परसेंटेज कितना रहता है? ये रहता है 60 to 80%। 60 to 80% रहता है प्रोटीन्स का परसेंटेज किसी भी सेल मेम्ब्रेन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट सेल मेम्ब्रेन इज़ नॉट ट्रू? सेल मेम्ब्रेन के रिलेटेड कौन सी वाली जो स्टेटमेंट है वो गलत है? ऑप्शन नंबर ए, इट कंटेन्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। जी बिल्कुल, ये सही है। इट इज़ अ डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन। बिल्कुल, सेल मेम्ब्रेन परमिएबल होती है। सी, इट कंटेन्स चार्ज्ड पोर्स, दस आयंस बिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स क्रॉस सेल मेम्ब्रेन मच ईजियर देन न्यूट्रल पार्टिकल्स। नहीं, वहाँ पे चार्ज से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं होती है। वहाँ पे डिफ्यूजन, वहाँ पे
कंसंट्रेशन का फ़र्क पड़ता है, चार्ज से रिलेटेड वहाँ कोई चीज़ नहीं होती। और डी ऑप्शन है, इट मे गेट इनफोल्ड टू इनगल्फ सॉलिड और लिक्विड मटेरियल्स। जी बिल्कुल, ये अपने आप को किस फोल्ड कर सकती है सॉलिड और लिक्विड मटेरियल्स को इनगल्फ करने के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए। तो जो सी स्टेटमेंट है, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, movement of the material across the cell membrane which does not requiring expenditure of metabolic energy is। हमें उस प्रोसेस के बारे में बताना है जिसमें जब मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होते हैं तो मेटाबॉलिक एनर्जी बिल्कुल भी खर्च नहीं होती, वो बिल्कुल भी मेटाबॉलिक एनर्जी नहीं लगती है। हमें उस प्रोसेस के बारे में बताना है। उस वो ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है, क्या वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, को ट्रांसपोर्ट है या काउंटर ट्रांसपोर्ट है। तो इन चार ऑप्शन में से जो सही है वो होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, किसी भी तरह की एनर्जी का खर्चा नहीं होता है जब कोई मटेरियल सेल मेम्ब्रेन में से पास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट लेयर ऑफ सेल वॉल विच इज़ फॉर्म्ड इज़। सेल वॉल में जो सबसे पहले लेयर बनती है वो कौन सी लेयर बनती है? क्या ये प्राइमरी वॉल है, इज़ इट सेकेंडरी वॉल और मिडल लेमेला, या फिर ये सारी की सारी एक साथ बनती हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राइमरी वॉल। किसी भी सेल वॉल में जब फॉर्मेशन होता है तो उसकी प्राइमरी वॉल का फॉर्मेशन सबसे पहले होता है, बाकी की लेयर्स इसके बाद बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेल्यूलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ प्राइमरी वॉल, सेकेंडरी वॉल, मिडल लेमेला, ऑल ऑफ दीज। सेल्यूलोज इनमें से किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है? प्राइमरी वॉल में, सेकेंडरी वॉल में, मिडल लेमेला में, या फिर ऑल ऑफ दीज में? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्राइमरी वॉल में। सेल्यूलोज प्राइमरी वॉल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, बाकियों में थोड़ा कम पाया जाता है। जैसे से ये बाहर जब इन ग्रोथ होती है ट्री की, जो प्राइमरी वॉल है वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाती है और इसमें सेल्यूलोज का जो कंटेंट है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्ट्रेंथनिंग मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल वॉल इज। प्रोकैरियोट्स की जो सेल वॉल होती है उसमें स्ट्रेंथनिंग मटेरियल क्या होता है? सेल्यूलोज, काइटिन, इनऑर्गेनिक सॉल्ट, सिलिका, वैक्सीन, लिग्निन, या फिर पेप्टिडोग्लाइकन और म्यूरिन। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल वॉल होती है उसमें जो स्ट्रेंथनिंग मटेरियल होता है वो होता है पेप्टिडोग्लाइकन, और उसको म्यूरिन भी कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में स्ट्रेंथनिंग मटेरियल पेप्टिडोग्लाइकन होता है या फिर म्यूरिन भी उसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, spherical or tubular membranes which separate the material present in endoplasmic reticulum from that of cytoplasmic material are called। हमें ये बताना है कि वो जो स्फेरिकल या ट्यूबुलर मेम्ब्रेन होती हैं जिसमें से एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के जो मटेरियल्स होते हैं वो पास आउट होते हैं, उन ट्यूबुलर या स्फेरिकल मेम्ब्रेन्स को हम क्या नाम देते हैं? तो उन मेम्ब्रेन्स को कहा जाता है सिस्टर्ने। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर में सिस्टर्ने होते हैं जिसके थ्रू जितना भी स्फेरिकल या ट्यूबुलर मटेरियल होता है वो उसके थ्रू पास आउट हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ ऑप्शंस हैं, बताना है कि इसमें से कौन सा फंक्शन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नहीं होता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, नर्व इम्पल्स कंडक्शन। सेकेंड, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। सेकेंड, सी इज़ मैकेनिकल सपोर्ट एंड डी इज सिंथेसिस ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो फ्रेंड्स, सिंथेसिस ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स ये फंक्शन नहीं होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। बाकी नर्व इम्पल्स कंडक्शन भी करती है ईआर, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल भी करती है, और मैकेनिकल सपोर्ट भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रहता है। तो आप याद रखेंगे सिंथेसिस ऑफ कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोमल सिंथेसिस इज। राइबोसोम की सिंथेसिस की जो फैक्ट्री है, कहाँ जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, वो उसको क्या कहा जाता है? क्या साइटोप्लाज्म में बनते हैं, न्यूक्लियस में बनते हैं, न्यूक्लियोलस में बनते हैं, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में बनते हैं? तो जो राइबोसोमल सिंथेसिस की फैक्ट्री होती है वो होती है न्यूक्लियोलस। राइबोसोम बनते हैं न्यूक्लियोलस में। ओके फ्रेंड्स, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 60s and 40s subunits combine to form dash particles। 60s और 40s जो राइबोसोमल यूनिट्स होती हैं वो कंबाइन करके कौन सा पार्टिकल बनाती हैं? 100s, 90s, 80s या 70s? आपको लग रहा होता 60-40 से बना के 100s
आप इसको टिक कर देंगे, पर ये गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। इसका आंसर होता है 60s और 40s से कंबाइन करके 80s सब यूनिट्स की फॉर्मेशन होती है। तो आप इसको गलत मत करिएगा, 60s और 40s से 80s का फॉर्मेशन होता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच्ड टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज। जब कुछ राइबोसोम्स जो हैं वो मैसेंजर आरएनए के ऊपर अटैच हो जाएंगे तो फिर वहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है किसी अलग चीज़ की, उसको हम क्या कहते हैं? क्या वो पॉलीमर बन जाता है, पॉलीपेप्टाइड बन जाता है, पॉलीसोम बन जाता है, या फिर मोनोमर बन जाता है? क्या कहते हैं उसको? उसको हम कहते हैं पॉलीसोम। मैसेंजर आरएनए के ऊपर अगर हम बहुत सारे ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स को जब हम अटैच करेंगे तो वो जो यूनिट बनती है उसको पॉलीसोम्स कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज pancreas produces secretory granules that help in digestion. These granules, after passing through the endoplasmic reticulum, are pinched off from dash surface of Golgi apparatus. पेनक्रियाज क्या है? वो छोटे छोटे सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स बनाता है जो डाइजेशन के टाइम पे हेल्प करते हैं, पर जब बाद में वो जो ग्रेन्यूल वो पास करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, तो गोल्जी अपरेटस की कौन सी साइड से या कौन सी सरफेस से उनको अलग कर लिया जाता है, सेपरेट कर देते हैं उनको गोल्जी अपरेटस की। वो कौन सी सरफेस होती है? ऑप्शन ए है फॉर्मिंग, बी मैच्योरेटिंग फेस, सी एनी ऑफ देम, एंड डी नन ऑफ दीज। तो ये जो ग्रेन्यूल्स हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, ये अलग होते हैं मैच्योरेटिंग फेस वाली साइड से। जो मैच्योर होने वाली साइड होती है, मैच्योरिंग फेस होता है, वहाँ से इन ग्रेन्यूल्स को अलग कर लिया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग डाइजेस्टिंग द phagocytosized food particles, vesicles formed from fusion of phagocytic vacuoles with the enzyme secreted by Golgi apparatus are called। जब भी फूड का डाइजेशन होता है तो वहाँ पे फैगोसिटिक वेसिकल्स बनती हैं, जो एंजाइम है वो स्क्रीट करके गोल्जी अपरेटस कुछ फैगोसिटिक वेसिकल्स की फॉर्मेशन करती है, और उन फैगोसिटिक वेसिकल्स को हम क्या नाम देते हैं? लाइसोसोम्स, प्राइमरी लाइसोसोम्स, सेकेंडरी लाइसोसोम्स, या फिर फूड वैक्यूल? इसका करेक्ट आंसर है सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है जब गोल्जी अपरेटस में से निकलने वाले एंजाइम एक फैगोसिटिक वैक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑटोफैगोसोम्स आर। ऑटोफैगोसोम्स क्या होते हैं? ए दोज लाइसोसोम्स विच ईट पार्ट्स ऑफ देयर ओन सेल्स टू जनरेट एनर्जी। बिल्कुल ठीक है। लाइसोसोम्स जो जब रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की तो वो खुद के पार्ट्स को ही खाना शुरू कर देते हैं, उनको ऑटोफैगोसोम्स कहा जाता है। बी दोज लाइसोसोम्स विच ईट ओल्ड एंड वॉर्न आउट सेलुलर ऑर्गेनेलिज। बिल्कुल, वो लाइसोसोम जो पुराने या फिर जो ख़त्म हो रहे सेलुलर ऑर्गेनेलिज होती हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं, उनको भी ऑटोफैगोसोम्स कहा जाता है। सी लाइसोसोम्स विच हेल्प इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। नहीं, इनको कुछ और कहा जाता है, इनको ऑटोफैगोसोम्स नहीं कहते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ए एंड बी। ऑटोफैगोसोम्स खुद को ही खाना शुरू कर देंगे जब एनर्जी की ज़रूरत होगी, और ओल्ड या फिर जो ख़त्म हो रहे पार्ट होते हैं ऑर्गेनेलिज होती हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं। सो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्यूलर ऑर्गेनेलिज रिलेटेड विद H2O2 हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से रिलेटेड कौन सी सेल ऑर्गेनेली यहाँ पे होती है? वो होती है पेरोक्सीसोम्स। पेरोक्सीसोम्स और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का आपस में रिलेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ग्लाइक्सिसोम्स। ग्लाइक्सिसोम से रिलेटेड यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी गई है, वो कौन सी वाली गलत है हमें वो बताना है। फर्स्ट है दे कंटेन एंजाइम्स विच हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये करेक्ट है, ये उनके पास कुछ एंजाइम होते हैं जो फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड, दे आर अबंडेंट इन सोयाबीन्स बट एब्सेंट इन पी। ये भी ठीक है, सोयाबीन्स में ये काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं पर पी में ये नहीं मिलते हैं। सी दे आर प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ ऑफ अ प्लांट एंड प्रोवाइड देम एनर्जी थ्रू ग्लाइकोसाइलेट साइकिल। ये गलत है। देखिए, ग्लाइकोक्सिसोम्स जो हैं वो किसी भी चीज़ में लाइफ थ्रू आउट द लाइफ नहीं रहते हैं, कुछ टाइम के बाद इनका यूज़ हो जाता है। दे आर सिंगल मेम्ब्रेन, यस दे आर सिंगल मेम्ब्रेन नस ऑर्गेनेलिज। तो जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। थ्रू आउट द लाइफ वो नहीं रहते हैं, कुछ टाइम के बाद उनको डीजनरेट होना पड़ता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोस्केलेटल फाइबर कंटेन ट्यूबुलिन प्रोटीन। नीचे किस वाले साइटोस्केलेटन फाइबर में
ट्यूबुलिन प्रोटीन होता है, जिसमें वन विच हेल्प इन असेंबली ऑफ स्पिंडल्स ड्यूरिंग माइटोसिस, वन इन्वॉल्व इन इंटरनल सेल मोशन, वन इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप, या बोथ बी एंड सी। इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा। वन विच हेल्प्स इन असेंबली ऑफ स्पिंडल्स ड्यूरिंग माइटोसिस, माइटोसिस के टाइम पे वो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनको असेंबल करना, एक साथ लेकर आना, उसमें जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। उसका मेन फंक्शन ही उनको असेंबल करने का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रियोल्स आर कंपोज्ड ऑफ डैश ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। सेंट्रियोल्स के कितने ट्रिपलेट्स होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स में? 3, 9, 10, 15। इट्स राइट आंसर इज 9। सेंट्रियोल्स के 9 ट्रिपलेट्स रहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स में, तो ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ह्यूमन नेक्ड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स विच आर डैश अपार्ट। हमारी जो आंखें हैं वो दो अगर पॉइंट साथ साथ में पड़े हुए हैं तो उनका कितना डिस्टेंस होना चाहिए ताकि हमारी आंखें उनको बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकें उन दोनों के बीच में? 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, या फिर 1 डेकामीटर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 मिलीमीटर। दो पॉइंट्स को के बीच में 1 मिलीमीटर का डिफरेंस होना ज़रूरी है, तभी हमारी आई उनमें डिफरेंशिएट कर सकती है, नहीं तो वहाँ पे इल्यूजन्स होनी स्टार्ट हो जाती हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स आर द नेम ऑफ डीएनए, न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक, राइबोसोम्स, या फिर आरएनए? राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन इनमें से किसका नाम होता है? डीएनए का होता है, न्यूक्लियस का होता है, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स का होता है, या फिर डीएनए का? इसका राइट आंसर है यूकैरियोटिक जो राइबोसोम्स होते हैं उन्हें राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइबोसोम प्लस मैसेंजर आरएनए। जब मैसेंजर आरएनए के ऊपर राइबोसोम लगा दिए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ये हमने पहले भी किया है, उसे कहते हैं पॉलीसोम। मैसेंजर आरएनए के ऊपर जब बहुत सारे राइबोसोम्स लग जाएंगे तो उसको जो यूनिट बनेगी उसको हम कहते हैं पॉलीसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन गोल्जी अपरेटस द मैच्योरिंग फेस इज बाइकनकेव, कनकेव, स्फेरिकल, या फिर कनकेव? गोल्जी अपरेटस का जो मैच्योरिंग फेस होता है, जहाँ पे वो मैच्योर होना शुरू होता है, वो फेस की जो शेप होती है वो किस तरह की होती है? तो उसकी जो शेप होती है वो कनकेव टाइप में होती है। इट इज़ कनकेव टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज proteins and lipids are converted into glycolipids and glycoproteins by adding carbohydrates by ribosomes, cytoplasm, Golgi apparatus, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। जो प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स में और ग्लाइकोलिपिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है बाय एडिंग कार्बोहाइड्रेट्स। और उनको कौन ऐड करता है ये हमें बताना है। प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बनाने हैं और लिपिड से ग्लाइकोलिपिड बनाने हैं, और इस चीज़ के लिए बीच में डाला जाता है कार्बोहाइड्रेट। और ये कौन डालता है? ये डालता है गोल्जी अपरेटस। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमीबॉइड मूवमेंट्स एंड मूवमेंट ऑफ साइक्लोसिस इज ड्यू टू। अमीबा जब मूव करता है मेनली वो स्यूडोपोडिया की हेल्प से मूव करता है, पर उसमें मेनली क्या चीज़ प्रेजेंट होती है जो उसको मूव करने में हेल्प करती है? जो अमीबॉइड मूवमेंट होती है और साइक्लोसिस की जो मूवमेंट होती है वो उसके जो पीछे जो मेन रीज़न है वो होता है माइक्रोफिलामेंट्स। स्यूडोपोडिया में छोटे छोटे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जो उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। तो ये चीज़ भूलना नहीं है फ्रेंड्स। अमीबो के जो पैरापोडिया होता है, स्यूडोपोडिया होता है, सॉरी स्यूडोपोडिया, उसमें छोटे छोटे माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जिनके थ्रू अमीबा और साइक्लोसिस जो है वो मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चंस आर फिनिश्ड नाउ। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो को लाइक करें, अपने कम से कम 5-6 फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा। थैंक यू।